বিজেপির দালাল ইডি দপ্তর স্মরণ করো। বিজেপি जब जब बीजेपी डरता है, जब जब बीजेपी डरता है, ईडी दफ्तर शाम करो। जब जब बीजेपी डरता है, जब जब बीजेपी डरता है, जब जब बीजेपी डरता है, जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है, जब जब बीजेपी डरता है, जब जब बीजेपी डरता है, जब जब बीजेपी डरता है, ईडी दफ्तर शाम करो, ईडी दफ्तर शाम करो, ईडी दफ्तर शाम करो, ईडी दफ्तर छी ईडी दफ्तर छी। जब जब मोदी डरता है, जब जब बीजेपी डरता है, जब जब बीजेपी डरता है, नरेंद्र मोदी धिक्कार, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी शान नरेंद्र मोदी शान डरता है, नरेंद्र मोदी शान नरेंद्र मोदी शान मोदी धिक्कार। जब जब मोदी डरता है, जब जब शैलचारी नरेंद्र मोदी धिक्कार, शैलचारी नरेंद्र मोदी धिक्कार। आज जल रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर राहुल जी और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को सरकार का ध्यान खींचता है और मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसान का मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, वक्फ बिल का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, देश में नफरत जो चक्रांत करके फैलाया जा रहा है उसका मुद्दा। लेकिन ये सब मुद्दा टीवी पे, अखबार पे कोई स्थान नहीं पाता है। आजकल मुद्दा क्या है? औरंगजेब को लेकर मस्जिद के नीचे मंदिर है, ये सब मुद्दा अभी आम जनता को गुमराह करने के लिए ये सब मुद्दा सामने ला रहे हैं। मैंने पहले भी आपको कहा, ये षड्यंत्र जब मनमोहन सिंह दोबारा चुन के आए थे यूपीए 2 का समय, ये अदानी जी, अंबानी जी गंभीर संकट में पड़ गए और कहने लगा, यार हम लोग देश चलाते हैं, हम लोग इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमारे बारे में ये सरकार, यूपीए 2 सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। यूपीए 2 का मुद्दा क्या है? एमजी मनरेगा, काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, वनाधिकार आईन, तथ्य संग्रह जानने का अधिकार, ये सब एक के बाद एक ऐतिहासिक जो गरीब जनता के लिए
यूपीए 2 यूपीए 1 सरकार घोषणा की, इसलिए लोग घबरा गए, यार कांग्रेस से हमारा अमीर जने का कोई फायदा नहीं होगा, चलो ऐसा करते हैं, गुमराह देश की जनता को गुमराह करते हैं। क्या करना है, टीवी में जितना भी नेशनल चैनल है वो सब में शेयर होल्डर हो गए अंबानी अदानी। अखबार जितना भी नेशनल न्यूज़पेपर है अधिकांश में इनका पैसा इन शेयर होल्डर है। तो मुद्दा क्या था, कांग्रेस को गिराना था। क्या मुद्दा था, 2G 3G 4G कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम, एशियन गेम्स, यही तो मुद्दा था। चारों तरफ कहने लगा कांग्रेस चोर, यूपीए 2 सरकार चोर चोर चोर। मैं आज पूछना चाहता हूं, एक का नाम लीजिए, यूपीए 2 सरकार के समय में ये सब घटना घटी। नरेंद्र मोदी जी 12 साल हो गए प्रधानमंत्री, एक जने के विरुद्ध कार्रवाई किया है? एक जने को जेल भेज सका है? एक जने को भी नहीं। उल्टा सीबीआई वगैरह ये सब कोर्ट इनको क्लीन चिट दिया, जिनके खिलाफ आरोप था सबको क्लीन चिट दिया। अभी ये सब मुद्दा पे ध्यान भटकाने के लिए अभी नया एक मुद्दा लेके आया है जिनका जानकारी शायद आम जनता के पास नहीं है। क्या टीवी में कल से देख रहा हो, सोनिया जी, राहुल जी ये नेशनल हेराल्ड का पैसा हड़प लिया, संपत्ति हड़प लिया, यही तो कल से चल रहा है। तो असली मुद्दा क्या है, मैं आपसे थोड़ा सा इसमें चर्चा करना चाहता हूं। 2013 से इस मामले सुब्रमण्यम स्वामी 2013 में कोर्ट गए, उन्होंने 2020 तक ये केस लड़ा। उसके बाद वो मोदी शाह के खिलाफ बोलने लगे, जिसके चलते मोदी शाह आशंकित हो गए। डर के मारे सरकार ने अपनी ओर से एक और केस कर दिया। 2023 ने सरकार की ईडी ने प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट जारी की। 10 अप्रैल 2024 को ट्राइब्यूनल ने इस प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट को कंफर्म किया, जिसके 365 दिन के अंदर ईडी को चार्जशीट फाइल करनी थी। 365 दिन के अंदर उन्होंने 365 दिन 9 अप्रैल 2025 को वो फर्जी चार्जशीट फाइल की। मतलब समझ गए ना, एक साल के अंदर ये चार्जशीट फाइल करनी थी और अभी 9 तारीख को इन्होंने फर्जी 2025 को ये फर्जी चार्जशीट फाइल की, जिसके आज सार्वजनिक किया गया है। आप 11 साल से सत्ता में हैं, आपके पास कोई साक्ष्य नहीं, सबूत कुछ भी नहीं, वरना आप 365वें दिन का इंतजार करने का मजबूत नहीं होते। ये सरकार की बौखलाहट है, बौखलाहट ही नहीं, उसकी मानसिकता और नैतिक दिव्यालयन भी दिखाता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये था संक्षिप्त रूप के जो मामला चल रहा है आजकल टीवी में, पिछले 2 दिन से टीवी में आप लोग देख रहे हो। ये सरासर एक झूठ, उनका इमेज को खराब करने का, टार्निश करने के लिए, उनको छवि को आम जनता के बीच ये जो नेशनल टीवी चैनल के द्वारा, अखबार के द्वारा इनको छवि खराब करने का कोशिश है। क्योंकि सामने चुनाव है, असल मुद्दे से ध्यान को हटाना है, आम जनता का गुमराह करना है। यहाँ पे सीआरपीएफ जवान भाई से मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश के नागरिक होने के नाते मैं ये सवाल नहीं रख सकता कि कश्मीर में जो बमबारी करके करीबन 42 जन का हत्या की थी, उनका रिपोर्ट आज तक आपके पास है, देशवासी के पास है?
किसने किया, कैसे किया, कमियां किसमें थी। ये जो तबका जम्मू एंड कश्मीर का जो गवर्नर था, नाम में अभी याद था, सतपाल मलिक के खुद बोला है कि भारी चूक हुआ है, इनको इलेक्शन में फायदा लेना था, देश के जनता को इनको शहीद के ऊपर वोट लेना चाहते थे, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने ये शहीद परिवार को सामने रखते हुए वोट भी मांगा था। দেশের মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনে যেমন উজ্জীবিত হয়েছে এবং এই ইংরেজদের বিভিন্ন অপশাসনের বিরুদ্ধে এই কাগজ কথা বলেছে বলেই ইংরেজ শাসকরা সেদিন এই কাগজটিকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য তারা প্রচেষ্টা নিয়ে তাকে সাময়িক বন্ধ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই কংগ্রেস নেতৃত্বের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ন্যাশনাল হেরাল্ড কাগজ ঐতিহ্যপূর্ণ ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আজও এই কাগজ দেশের জন্য তারা কথা বলছে। ভারতবর্ষের গদি মিডিয়ার একটা বড় অংশ যখন এই দেশের অপশাসক নরেন্দ্র মোদীর শাসন ব্যবস্থায় তারা যখন সেখানে অবনত হয়ে গেছে, তারা যখন সরকারের বিরুদ্ধে সত্য তথ্য প্রকাশ করে না, বিরোধীদের তাদের যে বক্তব্য, এই বক্তব্য যখন উঠে আসে না, যারা দেশের জাতির জনক গান্ধীজিকে ভুলতে বসেছে, গান্ধীজির জায়গায় নতুন গান্ধী আন্না হাজারেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লড়াই করছে, তখন এই ন্যাশনাল হেরাল্ড দেশের ঐতিহ্য, দেশের সংস্কৃতি, দেশের ধারাবাহিকতা, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তাদেরকে জনগণের মধ্যে তুলে ধরার জন্য প্রয়াস নিয়েছে। আর বিরোধী দলের জাতীয় কংগ্রেস দলের মুখপত্র রূপে যখন সেখানে তারা খবর প্রকাশ করতে শুরু করেছে, তখন দেখা গেল ভারতবর্ষের মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর জন্য, ভারতবর্ষের মানুষের যে প্রকৃত বাস্তবতা যেটার সম্মুখীন মানুষ হচ্ছে, যে সত্য তথ্য প্রকাশ করার জন্য ন্যাশনাল হেরাল্ড নির্ভীকতার সঙ্গে সেখানে সংবাদ পরিবেশনা করছে, সেই দপ্তরটাকে কিভাবে বন্ধ করে দেওয়া যায়। এবং তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, প্রথম তারা ইডিকে দিয়ে ছাপামারি করেছে, তার অর্থনৈতিক প্রকৃত তথ্য খুঁজে বের করে যখন দেখেছে যে এর মধ্যে থেকে কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না, তখন ক্রিমিনাল স্যুট করে এই পত্রিকার বিরুদ্ধে আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব সোনিয়া গান্ধীজি, রাহুল গান্ধী সহ আরো কংগ্রেস দলের নেতৃত্বকে কিভাবে তারা ষড়যন্ত্রে ফাঁসানো যায় তার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আজকে সারা দেশের বিভিন্ন আদালতে এই রাহুল গান্ধীজিকে, যিনি ওয়াকফ বিল নিয়ে কথা বলেছেন, ওয়াকফ আইনকে বলবৎ করতে না দেওয়ার জন্য সংসদে বিরোধী ভূমিকা পালন করেছেন, সংসদের বাইরে যখন এই ওয়াকফ বিল নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে সেই আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছেন। মুসলিম জনসংখ্যার যারা মানুষ, তারা যখন এই আন্দোলনে তীব্র প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আন্দোলন সংগঠিত করছে, রাহুল গান্ধী তাদের পাশে থেকে এই বিল প্রত্যাহারের জন্য উনি সমর্থন জুগিয়ে চলেছেন, জাতীয় কংগ্রেস সমর্থন জুগিয়ে চলেছেন। রাহুল গান্ধী দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক যে অবস্থা, একটা সংকটাপন্ন অবস্থা, এই সংকটপন্ন অবস্থায় দেশের অর্থনীতি নিয়ে উনি যখন এই সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে, এই সরকারের ভ্রান্ত নীতির সংসদের ভিতরে সমালোচনা করেছেন, সংসদের বাইরে যখন জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলনে সারা দেশব্যাপী জাগরণ তৈরি করেছে, তখন ভারতবর্ষের জননায়ক আমাদের সংসদের বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধীজির বিরুদ্ধে ওই বিভিন্ন কোর্টগুলিতে মামলা করা হচ্ছে।